फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज हम करने वाले हैं सीटेट इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड। सीटेट इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के पिछले वर्षों में आए गए प्रश्न जो 2011 से 2019 तक आए हैं उसको हम आज कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, आपका इसमें बहुत बेनिफिट है। ये हमारी 16 पार्ट की वीडियो है, 15 तक हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? आंसर है कौवे के घोंसले में कोयल अपना अंडा देती है। आप जानते हैं कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझकर सेता है। दूसरा है, मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक कौन से जीव यानी पक्षी देख सकते हैं? चील, बाज और गिद्ध, ये तीनों हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बोया जाता है। खेत में जो भी उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, उसे जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बना देती है। यह भूमि खेती के लिए तैयार की जाती है तो उसमें हल्का सा खोदकर उसमें बीज बो दिया जाता है। इस प्रकार कौन सी खेती की जाती है? तो उत्तर है हमारा झूम खेती। फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो जो झूम खेती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जाती है, यानी जिस भूमि पर एक बार खेती की जाती है दोबारा उसमें जल्दी से नहीं किया जाता, कुछ वर्षों तक खाली छोड़ा जाता है। उसके बाद उसमें जो खरपतवार उगता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, उसे जला दिया जाता है। वो राख उस खेत में खाद का काम करती है। जब उसमें फसल बोने का समय आता है उसको हल्का सा जमीन को खोद के उसमें बीज बो देते हैं। इस प्रकार झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, चौथा प्रश्न, कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? ये प्रश्न फ्रेंड्स पिछले जो बैक ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है जो पेपर हुए हैं उसमें ये आया हुआ है। जो सांप है वाद्य यंत्र के प्रति अपनी अनुक्रिया करता है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करके, यानी जो वाद्य यंत्र जो बीन बजाई जा रही है उससे जो वाइब्रेशन होती है उसको महसूस करके सांप अपनी जो फन है उसको अपनी सिर को हिलाता है। तो चलिए प्रश्न 5वां देखते हैं, कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? उत्तर है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पूछ लेता है, डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब। प्रश्न नंबर 6 है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। कौन कौन से हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है। फ्रेंड्स, जो भी आज हम कर रहे हैं ये हमारे पिछले ईयर्स के पेपर्स में आए हुए हैं, 2011 से 2019 तक आज हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा हो उसे उस जमीन पर और उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उस व्यक्ति का अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? प्रश्न फ्रेंड्स डायरेक्ट ऐसे ही आया है। इसका उत्तर है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जंगल अधिनियम 2007 के अनुसार जो भी व्यक्ति जंगल में रह रहे हैं, चाहे आदिवासी चाहे कोई भी है, तो अगर 25 वर्ष से लगातार रह रहा है तो उस जंगल की एक एक चीज़ पर, उस भूमि पर, वहाँ के पेड़ पौधे पर उस व्यक्ति का अधिकार है, उससे वह कोई छीन नहीं सकता। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन किसके कारण होते हैं? तो किसके कारण होते हैं फ्रेंड्स? उनकी त्वचा पर बालों के कारण। जो पशु होते हैं उनके जो बॉडी पे जो डिजाइन्स होते हैं अलग अलग पैटर्न के, वह उनके बालों के कारण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9। घटपर्णी पौधा यानी निपेंथिस अपना भोजन किस प्रकार बनाता है?
उत्तर है मेंढक को चूहों को और कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इस प्रकार निफेंथिस अपना भोजन बनाता है। प्रश्न नंबर 10वां है, हाथी दिन में कितने घंटे सोता है? हाथी दिन में 4 घंटे सोता है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, किन खाद्य पदार्थों में समुचित मात्रा में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इसका उत्तर है आंवला, पालक और गुड़। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार ये प्रश्न आया हुआ है। आंवला, पालक, गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। पालक लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। यानी कि किस में कमी होती है? बालकों और महिलाओं में पाई जाती है। लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो कि शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लौह तत्व की कमी से रक्त की यही क्षमता कम हो जाती है जिसे रक्तता कहते हैं, यानी इसको एनीमिया कहते हैं। जिन महिलाओं या बालकों में ये कमी होती है, रक्त की कमी हो जाती है, उसे एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यापारी कहाँ से आए थे? तो उत्तर है इसका दक्षिण अमेरिका से आए थे। चलिए मिर्च के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं, इसके बारे में और भी क्वेश्चन घुमा के कैसे आ सकता है। मिर्च का मूल उद्गम देश मैक्सिको माना जाता है। पूछ लेगा कि मूल उद्गम देश कौन सा है? हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका यानी मैक्सिको से आए थे। मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है। यह सोलेनेसी कुल का सदस्य है। स्वाद में तीखापन होता है। गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक हरी सब्जी यानी जैसे शिमला मिर्च या मसाले के रूप में लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 13वां है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13 है, नीचे पशु के बारे में पूछा गया है, हमें उसे पढ़कर उसे पहचानना है कि कौन सा है। चलिए देखते हैं। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह बहुत आलसी होता है। तो इसका उत्तर क्या है? हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में काफ़ी पढ़ा था। ये स्लॉथ है। स्लॉथ होता है वह 17 घंटे दिन में वृक्ष से उल्टे लटक कर सोता है। चलिए और भी इसके बारे में जान लेते हैं। स्लॉथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्य आकार का एक शाकाहारी जीव है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा है परंतु भालू नहीं है। यह भालू से भिन्न है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टा लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। एक जीवित रहने के लिए इसे पेड़ों की पत्तियां खाता है। जो ये जीवित रहता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्ती खाता है। तो ये था, हमने पढ़ा स्लॉथ के बारे में। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, कांच के जार तथा बोतल को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो उत्तर है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। यानी जब हम कोई भी अचार रखते हैं सबसे पहले उस जार को धूप में सुखा देते हैं ताकि उसकी नमी हट जाए, वह अचार खराब ना हो। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा हुआ कुआं दिखाती है और बताती है कि इसमें 15 से 20 वर्ष पहले इस कुएं में पानी था लेकिन अब यह सूख चुका है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर है पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से ढक गई है। यानी आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं जिसके कारण पानी सूख गया है। कुएं का पानी सूखने के कारण यही हो सकता है, या बोरिंग पंप लग गए हैं और ज़मीन के पानी सूख गया है, या फिर उस कुएं के आसपास की ज़मीन है जो वह अब सीमेंट की बन चुकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों?
चलिए उत्तर देखते हैं। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, अर्थात जो बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। सहजीवी का मतलब होता है किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होना, यानी आंशिक रूप से उससे उस आश्रित होकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। जो बगुला होता है भैंस की पीठ पे बैठता है और उसकी भैंस की पीठ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा लेता है। इस तरह से बगुला भैंस पर बैठता है। इन दोनों का सहजीवी का संबंध होता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। जड़ का कौन सा काम पौधे के लिए नहीं होता है? चलिए उत्तर देखते हैं। ह्यूमस उपलब्ध कराना। इसके बारे में और विस्तार से देख लेते हैं। जड़ पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। जड़ का कार्य पौधे के लिए निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 भोजन भंडारण, नंबर 2 पौधों को सहारा देना, नंबर 3 जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, जबकि ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर हम 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही को चुनिए। पहला पॉइंट है, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टर हैं। नंबर 2, वह कर्नाटक की हैं। नंबर 3, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम भार उठा सकती हैं। और वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास कर रही हैं। चौथा है, यह सब गलत है। तो जो हमें इसमें से सही चुनना है। जो ऊपर के तीनों पॉइंट्स हैं वो तीनों सही हैं। फ्रेंड्स, हमने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में काफ़ी पहले पढ़ा था अपनी वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है पहले की वीडियोस, वो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, एक महिला है। वह उन्होंने 130 किलोग्राम तक भार उठाया है। उन्होंने 12 वर्ष की आयु से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। वह कर्नाटक की रहने वाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? पहले हमने इसके बारे में चर्चा की है अपने वीडियोस में। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर और डिस्कशन कर लेते हैं। वर्ली मुंबई राज्य में है। उत्तर है इसका मुंबई। इसके बारे में और थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है तथा वह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से है। फ्रेंड्स, जो ये प्रश्न है इसमें वर्ली के बारे में पूछा गया है। ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वर्ली है, जो कि ये चित्रकारी है। और ये यहाँ के आदिवासी जो समुदाय हैं उनको भी इसी नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु राज्य की सीमा केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से लगी हुई है तथा तमिलनाडु की सीमा पर पौंडीचेरी यानी केंद्र शासित राज्य की सीमा भी लगती है। प्रश्न नंबर हमारा 21वां है। किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो किसकी ध्वनि होती है फ्रेंड्स? इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। गिद्ध। गिद्ध ऐसा पक्षी है जिसकी ध्वनि बहुत ही तीक्ष्ण होती है, बहुत ही तेज होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। वह वायु से पत्तों के हिलने की गति और किसी मनुष्य या किसी और की ध्वनि में बहुत आराम से फर्क जान जाता है, तभी वह शिकार कर लेता है बहुत दूर से। प्रश्न नंबर 22 है हमारा। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है तो यह सुरंगें पर्वतों में हैं। यह कहाँ पड़ती हैं? यहाँ बताया जा रहा है कोई व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर रहा है
वो वह अहमदाबाद से केरल जा रहा है, बीच में सुरंगें पड़ती हैं पर्वतों के बीच में, तो ये कहाँ पड़ती है? पश्चिमी घाट पर। फ्रेंड्स, इसके बारे में काफ़ी बार प्रश्न आया, घुमा के भी आ सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, ब्रीफ में देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का समुद्री तट है। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है। इसलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट के सुरंगों से होकर ट्रेन जाएगी। यहाँ पे हमें पश्चिमी घाट इसका आंसर है, इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। काफ़ी बार और भी पूछ लेते हैं कि अगर हम पूर्वी घाट पे जा रहे हैं तो कौन सा राज्य पड़ेगा? ये पूर्वी घाट किस राज्य के किनारे पड़ेगा, ऐसे करके पूछ लेते हैं। या विंध्याचल पर्वत के बारे में पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। इस तरह से ये प्रश्न 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। जो पहले आया है वो यही वाला प्रश्न आया है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा है तो वहाँ सुरंगें पड़ रही हैं, ये कहाँ पे पड़ता है? तो पश्चिमी घाट में पड़ता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? फ्रेंड्स, मच्छरों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो मच्छर होते हैं कैसे काटते हैं, आपके जो बॉडी की जो स्मेल होती है उससे मच्छरों को पता चलता है कि उसी वजह से वह काटते हैं। मतलब कि जो हमारी बॉडी की स्मेल होती है उससे उसे वह सूंघ के मच्छर हमको काटते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है मच्छरों की रोकथाम के लिए जो मिट्टी का तेल डाला जाता है पानी में, तो क्यों डाला जाता है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आंसर है इसका, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। कैसे काटता है? मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण तेल जल के ऊपर फैलकर एक परत बना देता है। इससे जल में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती और मच्छरों का प्रजनन कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जो ठहरा हुआ पानी या तो उसको गिरा दो, नहीं तो या तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दो, ताकि मच्छर मर जाएंगे। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनमें पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में झुंड में एक साथ नहीं रहता है? तो कौन सा नहीं रहता? मकड़ी। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं कि कौन से कीट हैं जो झुंड में रहते हैं या नहीं रहते। मकड़ी यानी स्पाइडर मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी झुंड में एक साथ नहीं रहते हैं, जबकि जो ततैया यानी बर्रे हैं, चींटी हो गया या दीमक हो गए, ये सामूहिक रूप से बस्ती में यानी झुंड में रहते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कि झुंड में रहने वाले जो कीट हैं कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे देगा। या नहीं रहने, झुंड में नहीं रहने वाले कौन कौन से, आपको पता चल गया कौन से, तो आप उसमें डिफरेंस कर लेंगे। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, चलिए देखते हैं। असम के ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ के जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। वहाँ के मकानों के लक्षण कैसे होते हैं? चलिए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये प्रश्न इस तरह से पूछा तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि नीचे जो आपको दिया गया है ऑप्शन, उनमें से कौन से ग्रामीण क्षेत्र के मकान हैं इस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नीचे क्या है। असम में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ के लोगों में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घरों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। बारिश ज़्यादा होने के कारण पहले मजबूत खंभों पे ये मकान बनाए जाते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं यानी ढलान टाइप की होती हैं। यह मकान असम में पाए जाते हैं। आपको फ्रेंड्स ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि जो विशेषताएं लिख देगा, पूछेगा इस तरह से मकान, इस तरह के मकान कहाँ पाए जाते हैं या घर ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, कुक्कुड़ कहाँ के लोगों की भाषा है? जो अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कुक्कुड़ होती है वो झारखंड के लोगों की भाषा होती है। कुक्कुड़ ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में निवास करती है।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सी एक एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है। यानी जो हमारी पाठ्य की रूपरेखा तैयार की गई है 2005 के अनुसार, उसमें पर्यावरण अध्ययन की एक थीम तैयार की गई है। तो हमें वह बताना है कि वो थीम कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा? भोजन। इसके बारे में थोड़े सा और डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीएफ 2005 के ऊपर प्रश्न अधिकतर आ जाता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल और एवं मौसम भूगोल की वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान यानी एनर्जी साइंस की विषय वस्तु है। तो फ्रेंड्स, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पर्यावरण अध्ययन की 2005 की जो रूपरेखा है उसकी थीम क्या है। पर्यावरण अध्ययन की भोजन है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या महत्वपूर्ण है। जो पर्यावरण अध्ययन है ये आप सब जानते हैं 2005 में ये जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की गई है, उसके बाद ये लाया गया है। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चे को प्रश्न करने और भोजन का मौका मिलना चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें फोकस किया जाता है, ये जोर दिया जाता है कि बच्चों को प्रश्न करने दिया जाए। यानी जब बच्चे अपना माइंड लगाएंगे, उसमें कुछ खोजेंगे, कुछ उसमें अपना माइंड लगा के सोचेंगे, तब उनको वो चीज़ की अच्छे से जानकारी होगी। उनको रटाने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका खुद देना चाहिए, यानी वो सेल्फ उसके ऊपर रिसर्च करें। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चों को प्रश्न करने और प्रश्नों के उत्तर खोजने का मौका मिलना चाहिए। इससे बच्चों में सृजनशीलता का विकास होता है, यानी क्रिएटिविटी बढ़ती है। सीखने से शैक्षिक विकास का नकारात्मक यानी नेगेटिविटी का विकास पड़ता है। यानी अगर आप बच्चे को सीखने नहीं देंगे, खुद सीखने नहीं देंगे, तो उनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव असर पड़ता है। अगर आपने कोई भी चीज़ दी और बच्चों को बता दिया ये ऐसे ऐसे है, अगर उसने डायरेक्ट आंसर रट लिया या कुछ ऐसे कर दिया, किसी की हेल्प ली, तो कोई मतलब नहीं है। जब तक बच्चा उस प्रश्न की खुद खोज नहीं करता, उसके अंदर की जो सृजनशीलता है उसका विकास नहीं होगा। जो एनसीएफ 2005 है वो उसकी जो पाठ्य पुस्तक की रूपरेखा तैयार की गई, उसमें कहा गया कि बच्चों को प्रश्न करने का मौका मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर हमारा 29 है। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है किसकी नहीं है, तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। उत्तर क्या है इसका? गंगा नदी। यानी कि जब आप दिल्ली से चेन्नई जाते हैं तो आपके रास्ते में गंगा नदी नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं। दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गुरप्रीत नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश में, गोदावरी महाराष्ट्र में और कृष्णा आंध्र प्रदेश की नदी को पार करेगा, ना कि गंगा नदी को। इसलिए जो हमारा जो आंसर होगा वो गंगा गलत होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो गुरप्रीत है वो कौन कौन सी नदी को पार करेगा? नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी को पार करेगा। प्रश्न नंबर हमारा 30 है। हमारे देश में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमने पहले भी पढ़ा था लद्दाख के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में भी पढ़ा था हमने। तो ये अभी हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि हमारे बैक ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आए हुए हैं। मैं ये जितने भी क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ फ्रेंड्स, वो हमारे बैक ईयर के पेपर में आए हुए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में दो तरह की साड़ियाँ बनाई जाती हैं जो नीता खरीद रही है, उसको क्या कहते हैं? उत्तर है इसका पोचमपल्ली और कलमकारी।
फ्रेंड्स, जो आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं उन्हें पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है। नीता ने यही 2 साड़ियाँ खरीदी हैं। प्रश्न नंबर 32 है, कौन सी बीमारी रुके या ठहरे हुए पानी द्वारा होती है? तो सब जानते हैं, जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर पनपते हैं, तो इससे कौन सी बीमारी होती है? उत्तर है इसका मलेरिया। अगला प्रश्न 33 यानी 33, असम का नृत्य क्या है? बिहू। जो असम में नृत्य किया जाता है वो कौन सा? बिहू है। फ्रेंड्स, नृत्य के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नृत्य के ऊपर कोई ना कोई प्रश्न उठ के आ जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। लावणी पुणे का नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। और कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। आप चाहें तो अपना सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। नृत्य के बारे में एक प्रश्न अवश्य आ जाता है। प्रश्न हमारा 34 है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर है इसका, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए वह अपना घर जो है, जिसको हम इग्लू हाउस कहते हैं, वो बर्फ का बनाते हैं। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं पॉइंट्स। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करती हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी बनी रहती है। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, बरगद के पेड़ की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो चलिए उत्तर देखते हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में भी बरगद के ऊपर में काफ़ी डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखी हैं, जो पीछे की वीडियो से ज़रूर देखें। एक बार मैं आपको ये कहूँगी क्योंकि आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर है 36 यानी 36 देखते हैं। हाथी के झुंड का नेतृत्व कौन करती है? सबसे वृद्ध हथनी। हाथी का जो झुंड होता है उसका नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी जो होती है उनके झुंड की, वह करती है। और हाथियों के बारे में हमने पढ़ा था कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो नर हाथी होते हैं। 14 से 15 वर्ष तक वो झुंड छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 37 यानी 37 है, मधुमक्खी के झुंड का नेतृत्व कौन करती है? रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी होती है, यह अंडे देने का काम भी करती है और बाकी जो मक्खियाँ होती, मजदूर जो मधुमक्खी होती है, उन सब का काम बटा होता है। कोई शहद लाती है, कोई कुछ करती है, इस तरह से सबका काम बटा होता है। प्रश्न नंबर 38 है यानी 38 है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस में देखते हैं? उत्तर है काले और सफेद में। जो रात में जो जानवर जगते हैं वो वह काले और सफेद में हर चीज को देखते हैं। ये एज इट इज प्रश्न आए हुए हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसको लेके आ रही हूँ। ये बैक ईयर के सारे प्रश्न हैं जितने अभी तक सीटेट में आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। कुछ पक्षियों के कान क्यों नहीं दिखाई देते? उत्तर है उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो कि उनके पंखों से ढके होते हैं, इसलिए वह दिखाई नहीं देते। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। गाय कितने घंटे सोती है? तो गाय 4 घंटे सोती है, इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 41 है, अजगर कितने घंटे सोता है? अजगर 18 घंटे सोता है। प्रश्न नंबर 42 है 42 है, जिराफ कितने घंटे सोता है? तो जिराफ 2 घंटे सोता है। फ्रेंड्स, जो पक्षी ये जानवरों के बारे में जो दिया गया है, कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे नहीं सोते, क्या कैसे, ये सब प्रश्न आए हुए हैं बैक ईयर के। बैक ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें से मैं बेस्ट 50 क्वेश्चन जो आपको ला रही हूँ वो पेपर में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 43 यानी 43, पक्षियों में कौन सा पक्षी है जो काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है? तो कौन सा पक्षी है फ्रेंड्स? उल्लू। हमने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट।
उल्लू ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन सर्वाधिक 270 डिग्री तक पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू एक विचित्र पक्षी है जिसे रात में दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता कि रात में जितना देता है। रात में इसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, यानी इसके जो रात में जो सुनने की शक्ति जो कान है वो बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं और ये रात में ज़्यादा देखता है और ये सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन पक्षियों में 270 डिग्री तक घुमा सकता है। प्रश्न नंबर 44 है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। उत्तर है इसका 6 बिंदुओं पर आधारित है। फ्रेंड्स, जो ब्रेल लिपि है वो नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है। वे इसे स्पर्श करके यानी छूकर पढ़ते हैं। इसका आविष्कार 1821 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक यानी लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों और चिन्हों वाली लिपि बनाई। यह 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि है। अगला प्रश्न है 45वां, हमारे देश के किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन्हें इनके बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो पूछा गया जो हमारे देश का कौन सा भाग है जो टैपियोका और नारियल के पेड़ को अपने घर के आंगन में लगाता है और इनसे बने जो खाने हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो कौन सा राज्य है? गोवा। फ्रेंड्स, हमने गोवा और भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि गोवा में लोग मछली को नारियल के तेल में बनाते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार कितना होता है? उत्तर है सामान्यतः 2 कुंटल होता है। प्रश्न नंबर 47 है, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। प्रश्न नंबर 48 है, अबू धाबी कैसा इलाका है? एक रेगिस्तानी इलाका है। अगला प्रश्न है हमारा 49, अबू धाबी की भाषा क्या है? अरबी भाषा है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट अपने वीडियो में अबू धाबी के बारे में भी काफ़ी पढ़ा था, आप उसको देख सकते हैं। अबू धाबी के बारे में बताया गया ये एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ की भाषा क्या है? अरबी है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा है, वहाँ ज़मीन के नीचे पेट्रोल मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा पक्षी है? कौवा पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। और जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझकर सेता है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने कंप्लीट किए हैं अपने 50 प्रश्न, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में अभी तक आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू दिल से। अगर आप चाहते हैं और भी अच्छी वीडियोस चाहते हैं या किसी और टॉपिक के ऊपर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट करना ना भूलें। हमारा टारगेट है फ्रेंड्स, जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसको कवर करना, ईवीएस के पोर्शन को, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।